हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली रिलेवेंट इशू पर, इंडिया की हीट क्राइसिस और 2026 का मॉनसून फोरकास्ट। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के कई हिस्सों में आजकल हीट वेव्स की कंडीशंस बन रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस साल मॉनसून कमजोर रहेगा, क्या एल नीनो वापस आ रहा है, और उससे भी बढ़कर ये कि आम आदमी, फार्मर्स और इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होने वाला है। ये टॉपिक सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय के लिए जरूरी है जो भारत के क्लाइमेट और इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझता है या समझना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये नॉर्मल समर नहीं है। आज देश के 57% से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स हीट वेव प्रोन कैटेगरी में आ चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब राजस्थान और दिल्ली ही हीट वेव से अफेक्टेड नहीं है, बल्कि कोस्टल एरिया और ट्रेडिशनली कूलर रीजन जो है वहां पर भी हीट वेव्स का असर दिखाई दे रहा है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी और पहाड़ी क्षेत्रों में भी समर टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए जाने लगे हैं। समर टेम्परेचर का बढ़ना सिर्फ एक डिस्कंफर्ट को नहीं क्रिएट करता है, बल्कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर हम एक एनालिसिस देखें तो ये पता चलता है हमको कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 2 से 3% के प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा होता है। और हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 40 से 50 करोड़ आबादी का हिस्सा जो है वो आज भी आउटसोर्स वर्क पर डिपेंड है। यानी या तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, या तो वो स्ट्रीट वेंडर है, या फिर वो बाहर के कोई भी काम कर रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही तो ये सिर्फ डिस्कंफर्ट नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि इससे इनकम लॉस भी होगा, इससे इकोनॉमिक लॉस भी होगा, और बहुत बड़े पैमाने पर यह इंडियन इकोनॉमी पर असर डालेगा। तो आइए समझते हैं हीट वेव्स इतनी बढ़ क्यों रही है। इसके लिए वैसे तो कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए हम कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे पहला फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दिखाई देता है वो है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग। लगातार पूरे दुनिया का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पहले जो 42 डिग्री टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर कंसीडर किया जाता था, आज उसको भी नॉर्मल समझा जाने लगा है, क्योंकि सारी दुनिया ही गर्म होती जा रही है। दूसरा, अगर हम देखें तो इसको और ज्यादा मल्टीप्लाई करने में हमारे शहरों का बहुत बड़ा योगदान है। शहर जो अर्बन आइलैंड की तरह विकसित होते जा रहे हैं, कंक्रीट की सड़कें, कंक्रीट की बिल्डिंगें, ग्लास हाउसेस, ये सब ने गर्मी को ट्रैप करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। शहर अब शाम होते ही हीट रेडिएट करना शुरू करते हैं, और एवरेज टेम्परेचर हर शहर का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इससे भी बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रही है। और तीसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रेलेवेंट इशू है वो है एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो प्रभाव, जो कि मॉनसून से भी लिंक्ड है। तो हम आगे इस बात को ही समझने की कोशिश करेंगे कि एल नीनो, मॉनसून और ये हीट वेव्स का जो रिलेशन है ये क्या है। तो आगे हम इसी को समझते हैं। तो आइए बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एल नीनो क्या है। नॉर्मल ईयर में पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर कोल्ड वाटर पाया जाता है, क्योंकि ऑफशोर विंड्स पेरुवियन कोस्ट से समुद्र की ओर चल रही होती हैं। ये विंड्स वाटर को डिस्प्लेस करती हैं और इंडोनेशिया आइलैंड और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेकर के पानी को इकट्ठा करने लगती है। लेकिन जब एल नीनो ईयर होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि मुख्य कारण ये है कि ट्रेड विंड्स जो है वो वीक पड़ जाती हैं, और इसकी वजह से वाटर डिस्प्लेसमेंट पेरुवियन कोस्ट से होना बंद हो जाता है, जिससे यहाँ पर वार्मिंग होने लगती है। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, और इसी एबनॉर्मल कंडीशन से जनरेट होता है एल नीनो फिनोमेनन। एल नीनो फिनोमेनन इसलिए भी खतरनाक होता है क्योंकि ये है तो एक वार्म करंट छोटी सी, लेकिन इसकी वजह से जो पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन है, खासतौर पे जो इक्वेटोरियल रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत तेजी से बदलने लगती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर एल नीनो स्ट्रांग है तो इंडियन मॉनसून पर उसका एडवर्स इफेक्ट होगा और इंडियन मॉनसून वीक हो जाएगा। लेकिन इस बार यह भी भविष्यवाणी की गई है कि इस साल शायद एल नीनो अपने बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होगा, या हम ये कह सकते हैं कि एल नीनो की जगह पर सुपर एल नीनो जैसा फिनोमेनन हमको देखने को मिलेगा। तो आइए हम ये भी समझते हैं कि सुपर एल नीनो में ऐसा क्या खास है जो इतने एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है। पिछले दिनों नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेडिक्ट किया है कि ये साल सुपर एल नीनो का साल हो सकता है। सुपर एल नीनो का साल होने का मतलब यह है कि इस बार एल नीनो पिछले सालों में जब भी एल नीनो की घटना हुई है उसकी तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होगा। यह भी कहा जाता है कि 150 साल के बाद, लगभग 150 साल के बाद ऐसा सुपर एल नीनो फिर से हमको देखने को मिलेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि एल नीनो ईयर होने की वजह से बारिश बिल्कुल नहीं होगी, या सुपर एल नीनो हीट वेव जनरेट करता है?
आमतौर पर ये होता है कि अगर एल नीनो बहुत स्ट्रांग है तो प्री मॉनसून सीजन में यानी मॉनसून के पहले हमको बहुत स्ट्रांग हीट वेव देखने को मिल सकती है, जो आप देख भी रहे हैं कि भारत इससे काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ इससे रेनफॉल पर एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है। तो सामान्य तौर पर जैसे हमारे भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि लगभग 92% रेनफॉल यानी नॉर्मल रेनफॉल का 92% रेनफॉल होने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ हाल की ही कुछ स्टडीज ने यह भी बताया है कि हो सकता है कि इसी साल इंडियन ओशन डाइपोल जो एक सिस्टम क्रिएट करता है उसमें हमको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर को कंपेयर करें तो अरेबियन सी का टेम्परेचर कुछ हाई होगा, जिसको हम पॉजिटिव आईओडी के नाम से जानते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव आईओडी एल नीनो होने के बावजूद इंडियन रेनफॉल को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि हम बारिश के महीनों में, मानसून के महीनों में देखें कि बारिश का जो प्रेडिक्शन आज हम देखते हैं कि थोड़ा कम हो सकती है एवरेज से, हो सकता है एवरेज से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाए। लेकिन एक चीज बिल्कुल कंफर्म है, बारिश नॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्मल से कम भी हो सकती है और नॉर्मल से ज्यादा भी हो सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात यह है कि एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया भले ही अच्छी कंडीशन में हो, लेकिन इसमें रीजनल टेंशंस जरूर देखने को मिलेगी। यानी रीजनल लेवल पर हमको वाटर स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। रिजर्वायर का वाटर लेवल नीचे जाएगा, वाटर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर ये भी नीचे जाएगा, और वाटर क्राइसिस जैसी समस्याएं हमको भविष्य में भी देखने को मिल सकती है और इस साल भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भले ही आज हमको ये दिख रहा है कि एक पूरा सिस्टम हमारे सामने, क्लाइमेटिक सिस्टम बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हम हीट वेव भी देख रहे हैं, एल नीनो और सुपर एल नीनो के प्रेडिक्शंस भी देख रहे हैं, और साथ में आईओडी के प्रेडिक्शंस भी देख रहे हैं। तो इसका जो मिला जुला परिणाम हमको देखने को मिलेगा वो निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी है, उस पर भी असर हो सकता है। और इसी वजह से जरूरी है कि हम एक क्लाइमेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ें। सरकार को अब सिर्फ क्लाइमेट प्रेडिक्शन की तरफ अपना ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि क्लाइमेट गवर्नेंस पर फोकस करना चाहिए। हमें अब सिर्फ पूर्व घोषणा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इनसे हम कैसे निपटें और आने वाले सालों में इन समस्याओं का, खासतौर पे वाटर क्राइसिस जैसी समस्याओं का कैसे सामना किया जा सकता है, इसके लिए एक बेहतर प्लान और एक बेहतर गवर्नेंस सिस्टम बनाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। आगे भी हम इसी तरह के लेक्चर्स या इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।